हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट्स और उनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग और डिटेल्ड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आइए देखें पहला एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 96% ऑफ द सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। देखिए, अगर हम उस चार्ट को, जो चार्ट हमने दिमाग में रखा हुआ था, उस चार्ट को ध्यान में रखते हैं। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर इनकी वैल्यू हमें पता है तो हम प्रॉफिट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हमें इनकी वैल्यू नहीं पता है, इनके बीच में एक सिर्फ रेशियो या परसेंटेज का फॉर्म पता है कि भैया कॉस्ट प्राइस है 100% और सेलिंग प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो यहां से मैं प्रॉफिट का परसेंटेज जरूर निकाल सकता हूं। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 20% का प्रॉफिट हुआ है। या फिर अगर रेशियो दिया हुआ है कि 5:6 ये रेशो है, तो 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची, यानी फायदा कितने का हुआ? 1 रुपए का। कितने पे फायदा हुआ? 5 पे हुआ। तो 1/5 यानी कितने परसेंट का फायदा हुआ होगा? 20% का फायदा हुआ अगेन। सो भले रेशो दिया हो चाहे परसेंटेज के फॉर्म में डेटा दिया हो, मैं प्रॉफिट की ट्रू वैल्यू तो नहीं निकाल पाऊंगा, हाँ, बट प्रॉफिट का परसेंटेज जरूर निकाल सकता हूं। करेक्ट है। लाइकवाइज अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों ही दी नहीं है, लेकिन उनके बीच में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। वो रिलेशनशिप परसेंटेज के फॉर्मेट में, और हमसे पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज। अगर प्रॉफिट की ट्रू वैल्यू पूछी होती तो नहीं निकाल पाते, बट परसेंटेज डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 96% के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर है सेलिंग प्राइस के 96% के। ठीक है। अब हमसे पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज बताइए। सो प्रॉफिट का परसेंटेज बताने का तरीका क्या? 96% को अगर मैं रीराइट करूं तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, यही लिखेंगे। अब इधर से अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूं तो 4 से कैंसिल आउट किया 24 टाइम्स और 4 से कैंसिल आउट किया 25 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका एक रेशियो बन के आ गया। वो रेशियो कितना है? 24 और 25 का, यानी 24 रुपए की चीज थी, बेची कितने में? 25 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ हमें 1 रुपए का। हमसे प्रॉफिट पूछा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है? प्रॉफिट का परसेंटेज। और मान लीजिए अगर प्रॉफिट की एक्चुअल वैल्यू पूछी होती तो क्या मैं कहता 1 रुपए का प्रॉफिट है? नहीं, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता, कारण ये वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ रेशियो वाली वैल्यूज है। तो प्रॉफिट एक पार्ट का है, ना कि 1 रुपए का। तो एक पार्ट का प्रॉफिट है। कितने पार्ट्स पे हो रहा है? 24 पार्ट पे। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? 1/24। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 4.16666% या फिर 4.17% अप्रोक्सीमेट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक। अब बात आती है, सर इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये तो हम स्कूल में भी सीख लेते हैं। तो स्कूल में नहीं सीख रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, परसेंटेज जब हमने सीखा था तब हमने बात करी थी कि परसेंटेज के केस में जिस वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है उसको आप 100 मान करके भी काम कर सकते हो। सो अगर सेलिंग प्राइस का 96% बताया है तो सेलिंग प्राइस को हम मान लेते हैं 100 रुपए है। 100 का 96% कितना होता है? 96। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस आ गई 96 की। अब अगर यहां पे मैं प्रॉफिट देखना चाहूं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 4 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज कितना? प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 4/96 कैंसिल आउट किया, 1/24। 1/24 की परसेंटेज वैल्यू हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं, 4.166%, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.17। चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर वही आएगा। बस इस तरीके में थोड़े से स्टेप्स ज्यादा हो रहे हैं जो कि हम स्कूल में करते थे, और उन्हें अवॉइड करने के लिए हम अज्यूम 100 करके भी कर सकते हैं, और चाहें तो एक डायरेक्ट रेशियो भी बना सकते हैं। डायरेक्ट रेशियो कैसे? 96% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें, 96%, इसकी अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 24/25। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। सो हमें बताया गया था कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस के 24/25 के, यानी 96% की, 24/25।
तो हमने रेशियोज में पढ़ा हुआ है, कभी भी इस तरीके से अगर दिया हो तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशियो को जब लिखेंगे तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका रेशियो क्या बन के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 24:25, ये रेशियो बन के आ गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, एक पार्ट का कितने पे हुआ, 24 पे, 1/24, अगेन कितना, 4.166। सो विच एवर वे यू लाइक, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करने के पीछे जाएं, ना कि आप इस क्वेश्चन को इक्वेशंस फॉर्म करके एंड पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के पीछे जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट इन द ट्रांजैक्शन इज। अगेन यहां पे प्रॉफिट नहीं निकलेगा, प्रॉफिट का परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि ऑप्शन में सारा डेटा परसेंटेज में है तो हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। सो क्वेश्चन क्या है, क्योंकि स्टार मार्क्ड है, स्टार मार्क्ड यानी पहले किसी ना किसी ईयर में पूछा गया है, वहां से पिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा गया क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान दीजिए। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का रिलेशनशिप दिया है, जो कि ये पिछले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था यहाँ पे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ था और अभी जो नया वाला क्वेश्चन है उसमें हमें रिफ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस है 4/3 किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का 4/3 टाइम्स जो है ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो यहां से अगेन रेशियो के तरीके से सीधा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल, कितना रेशियो निकल के आ जाएगा, 3:4 का। 3 रुपए की चीज 4 रुपए में बेची, प्रॉफिट कितने का कमाया होगा, 1 रुपए का। कितने रुपए पर कमाया, 3 रुपए पे, तो प्रॉफिट का परसेंटेज इज 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। 33.33%। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। एक तरीका। दूसरा तरीका अगेन परसेंटेज है, हम अज्यूम कर सकते हैं वैल्यूज 100 के फॉर्म में, लेकिन अब यहां पे ध्यान देने वाली जो चीज है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको कंपेयर, सेलिंग प्राइस है उसको कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया जा रहा है, तो बेस जो है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 100 मानता हूं तो 100 को 3 से भाग देना है, क्योंकि बोला है ना 4/3, तो क्या 100 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस को 100 नहीं मान के 3 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं। अब 3 मान लो, आप 6 मान लो, आप 30 मान लो, आप 21 मान लो, आपको जो अच्छा लगे वो मान लो, पर कैलकुलेशन के हिसाब से 3 का मल्टीपल चाहिए, और क्योंकि परसेंटेज की कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो जीरोस हो तो बेहतर है, तो या तो 300 ले लो या फिर 30 ले लो, जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। सो मैं क्या अज्यूम करूंगा, आई वुड प्रेफर कि मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूं 30 रुपए की। 30 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, इसका 4/3, 30 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा, 10, 10 का 4 गुना कितना, 40, तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई, 40। तो 30 रुपए की अगर कॉस्ट थी तो बेचा कितने में था, 40 में। ऐसे में प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया 10 रुपए का। 10 रुपए का प्रॉफिट जो हो रहा है कितने पे हो रहा है, 30 पे हो रहा है, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आएगा, 10/30, 0 से 0 कैंसिल, 1/3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। क्लियर, गेटिंग इट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन ये भी प्रीवियस ईयर के, ये मेरे को लगता है किसी एग्जाम के प्री के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टार मार्क्ड है तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं डेफिनेटली। इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एटलीस्ट अपन 2 या 3 तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य को मैं 2 गुना कर देता हूं तो जो मेरा लाभ है, जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना हो जा रहा है, वो मेरा 3 गुना हो जा रहा है। If the selling price is doubled, then profit triples. तो हमें बताना है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, ठीक। सो मुझे क्या पता है, मुझे अगर फॉर्मूले से बात करूं, बिल्कुल स्कूल वाले तरीका, सबसे पहले कन्वेंशनल तरीका, मुझे क्या पता है सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट को प्लस कर देता हूं तो जो निकल के आ जाता है, क्या निकल के आ जाता है, सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है, राइट। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा हूं, इसका मतलब
2 का मल्टीप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर मैं राइट हैंड साइड पे करूंगा तो मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे 2 का मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड में भी करना पड़ेगा। यस और नो? एग्जैक्टली। अब जैसे ही मैं ये मल्टीप्लीकेशन करता हूं, ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर, यही थी। सो हमें एग्जामिनर ने बताया कि ऐसा करने पे हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये चीज करी तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, 2 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई। राइट हैंड साइड पे असली में क्या हुआ है, एग्जामिनर बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो चुका है, यानी मुझे असली में हाथ में पैसा कितना आया है, मेरे हाथ में पैसा आया, कॉस्ट प्राइस तो आई गई, जो मेरी कॉस्ट प्राइस थी वो तो मेरे को वापस मिली गई है, और साथ ही साथ जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, पहले सिर्फ इतना प्रॉफिट हो रहा था, अब इस प्रॉफिट का 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रॉफिट का 3 गुना प्रॉफिट यानी 3p, इतना प्रॉफिट हो रहा है। सो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2cp में से cp जाके माइनस हुआ तो इधर पे बचा कितना लेफ्ट हैंड पे, cp, और 3 प्रॉफिट में से ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट जाके माइनस हुआ तो कितना बचा, 3p में से 2p गया तो p, यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आपस में कैसे हैं, बराबर है। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट आपस में कैसे हैं, बराबर है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट भी कितना है, 100 ही रुपए का है। तो कोई भी नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। सो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के बराबर है, कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% है, यानी प्रॉफिट भी 100% हुआ है। सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, इस केस में हमें 100% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? एक तरीका तो ये था, ये थोड़ा स्कूल वाला तरीका हो गया, लेकिन अगर अपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें तो इस क्वेश्चन को कैसे सोचा जा सकता है। देखो हमने ना एजेस में एक नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट समझा, वो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए नहीं समझा था कि हम एजेस के कुछ क्वेश्चंस कर सकें, वो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए समझा था ताकि हमें ना एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए किसी भी चीज की। सो अगर मैं ग्राफ पे देखता हूं तो सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है, अगर ये पूरी की पूरी सेलिंग प्राइस इतनी, तो सेलिंग प्राइस में क्या क्या चीजें होती है, सेलिंग प्राइस में एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस और एक पार्ट होता है क्या, प्रॉफिट का। एग्जामिनर ने बोला जैसे ही मैंने सेलिंग प्राइस को कर दिया दुगना, यानी इतनी सेलिंग प्राइस थी, इतने ही पैसे मैंने और लिए, जितने पहले ले रहा था उतने ही पैसे मैं और चार्ज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो चुका है। अब अगर मैं पहला केस लेके चलूं, पहला केस जब मैंने नॉर्मली बेच दिया था तो मेरा कॉस्ट प्राइस तो निकल के आ गई थी, जितने रुपए मैंने जेब से लगाए थे वो तो मेरे पास वापस आ गए, और साथ ही साथ मुझे प्रॉफिट मिल गया था। कितनी बार प्रॉफिट मिल गया था, एक बार प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मैंने सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, यानी अगर पहले 100 रुपए की चीज बेच रहा था तो अब मैं 200 रुपए की चीज बेच रहा हूं। क्या मेरी कॉस्ट प्राइस चेंज हुई थी, मेरी कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं हुई। तो जितने रुपए की मेरे को पहले चीज पड़ रही थी, उतने ही रुपए की मुझे चीज आज भी पड़ रही है, अभी भी पड़ रही है। सो जब मैं दुगने दामों में बेच रहा हूं तो मेरी कॉस्ट प्राइस तो वसूल हो ही गई, एक बार प्रॉफिट तो ये आ ही गया। अब ये जो भी चीज आई है ये भी तो मेरा प्रॉफिट ही है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले जितना मुनाफा हो रहा था उसका 3 गुना मुनाफा हो रहा है, यानी अब ये जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिला है ये 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट के बराबर है, क्योंकि 1 टाइम प्रॉफिट तो ये मिल रहा था, 2 टाइम्स प्रॉफिट ये हो गया। सो जो पहले की सेलिंग प्राइस थी, पहले की सेलिंग प्राइस थी यानी कितनी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये पूरी की पूरी सेलिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस को डबल किया यानी ये पहले की सेलिंग प्राइस है, ये भी पहले की सेलिंग प्राइस, पहले की सेलिंग प्राइस 2 बार हो गई, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाले पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ये बराबर होना चाहिए इस पार्ट के, जो कि कितना आ रहा है 2p के बराबर, ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट के बराबर। यहां से भी अगर मैं प्रॉफिट को माइनस करूं उस साइड लेकर जाकर के, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी निकल के आती है, p के बराबर, यानी कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के क्या है, बराबर है। सो इन दिस केस ऑल्सो प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकाला जाएगा तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट खुद कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, सीपी से सीपी कैंसिल, जितनी भी होगी 100 आ गया, प्रॉफिट का परसेंटेज कितना, 100% का प्रॉफिट हुआ। अब
हो सकता है कि आप ऐसा सोचने लगे कि जो हमने एक्सप्लेनेशन यहां पे किया है काइंड ऑफ उसी लाइन में हम एक्सप्लेनेशन यहां कर रहे हैं, बट यहां पे मैं सिर्फ इसलिए एक डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोग विजुअलाइज कर सकें, क्योंकि वंस यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस, आप लोग इस चीज को महसूस कर पाएंगे। हमें इस क्वेश्चन के लिए कभी पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन तो बिल्कुल मुंह से ओरली वर्बली होना चाहिए। और अगर वैल्यू अज्यूम करके करना चाहो तो वैल्यू अज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। कैसे? हमसे बोला सेलिंग प्राइस को डबल कर लिया जाए, तो सेलिंग प्राइस मैं मान लेता हूं कि पहले थी 100, अब सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया सेकंड केस में, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 200 हो गई। इस 200 में जो पहले का 100 था, अगर इस 200 की बात कर रहा हूं, इसमें जो पहले का 100 था वो तो पहले की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर था। इस 200 में जो बाद का एक और एक्स्ट्रा 100 आया है, ये वाला 100, ये 100 मुझे दे रहा है 2 बार का प्रॉफिट, जो डबल प्रॉफिट मुझे और हो रहा है। तो ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए के बराबर है, यानी प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए के बराबर। अब अगर 50 रुपए का प्रॉफिट था, मैं यहां पे पुट करता हूं 50 रुपए का प्रॉफिट, 100 रुपए की सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितनी? कॉस्ट प्राइस भी 50 रुपए की। अब कॉस्ट प्राइस 50, प्रॉफिट 50, तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना? 100% प्रॉफिट। मूविंग ऑन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी, हाउ मैनी फॉर अ रुपी ही मस्ट सेल टू गेन 20%। एक दुकानदार 1 रुपए की 6 टॉफी खरीदता है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचना चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत पूछा करते थे एग्जाम में। आई थिंक अराउंड 2013-14 तक शायद इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे। उसके बाद से ऐसे क्वेश्चन हमने देखे नहीं। हो सकता है व्यापम वगैरह में या पटवारी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछ लें, बट अदर देन दैट बैंकिंग में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, जो अंडरस्टैंडिंग, जो डेरिवेशंस आप यहां से लेके जा सकते हो, वो आगे के बड़े क्वेश्चंस में जरूर हेल्प कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे और जितने पॉसिबल तरीकों से कर सकते हैं डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहला तरीका लेते हैं जो स्कूल वाला तरीका होता था। तरीका क्या है कि एक विक्रेता है, एक दुकानदार है, 1 रुपए की 6 टॉफियां खरीद रहा है और उसे फायदा कमाना है। कितने का कमाना है? 20% का कमाना है। तो ये बताइए जनाब कि वो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे ताकि उसे फायदा हो। सो एक स्कूल वाला तरीका वो ये होता है कि हम एक टॉफी की प्राइस निकाल लो, हमेशा यूनिट आइटम की प्राइस निकाल लो। हमें नंबर ऑफ आइटम दिया गया है कितना? 6 टॉफी। कब? जब वो बाय कर रहा है, जब वो खरीद रहा है। 6 टॉफी खरीद रहा है और कितने टोटल खर्चा कितना हो रहा है? एक्सपेंस उसका कितना हो रहा है? 1 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं प्राइस की, प्राइस पर टॉफी, एक टॉफी की प्राइस कितनी होगी? तो एक टॉफी के दाम कितने हो जाएंगे? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टॉफीज, 1/6। ये एक टॉफी के दाम निकल के आ गए। ये किस टाइम पे? जब वो खरीद रहे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको प्रॉफिट करना है, कितने का करना है? 20% का। ये वैल्यू अपने आप में कितना होगी? 100% होगी। ये वैल्यू अपने आप में 100% है। हमें इस दाम का 20% प्रॉफिट कमाना है, यानी इसका 120% में हमें बेचना है। तो सेलिंग की बात करें, जब वो बेच रहा होगा तो एक टॉफी का दाम कितना होगा? 1/6, इसका 120%। 120% में अगर परसेंट को रिमूव करते हैं तो 1/6 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। ये 1 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड किया कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, और 2 से कैंसिल आउट किया कितने टाइम? 5 टाइम। तो 1/5, यानी एक टॉफी की, अगर एक टॉफी की मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कितनी आ रही है? 1/5। और हमसे बोला गया है कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, कितने में? 1 रुपए में। 1 रुपए में कितनी टॉफी है? एक टॉफी का दाम है 1/5, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 1/5 विच इज इक्वल टू 5 टॉफीज उसको बेचनी चाहिए।
तब जाकर के उसे 20% का प्रॉफिट हो। ये एक तरीका था, ऐसा हम लोग स्कूल में सीखा करते थे और थोड़ा सा देखने में भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तरीका एंड नॉट प्लेजेंट टू आईज और सॉल्व भी करना पड़ रहा है। अब इसकी बजाय हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसके बजाय हम और क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं, हम रेशो ले सकते हैं। सीधी सी बात है, हमसे बोला गया है कि 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1/5। प्रॉफिट का परसेंटेज है, यानी न्यूमिनेटर दर्शा रहा होगा प्रॉफिट को और डिनोमिनेटर दर्शा रहा होगा कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 5, प्रॉफिट कितना आ गया, 1, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 6। क्लियर। अब क्वेश्चन में हमें बताया था कि 1 रुपए की 6 टॉफी आ रही थी, तो 5 रुपए की टोटल टॉफीज कितनी खरीदेगा। 1 रुपए की यदि 6 है तो 5 रुपए की कितनी खरीदेगा, 30 टॉफीज खरीद के आएगा। अब 30 टॉफीज क्योंकि वो खरीद के आया था, तो बेचेगा भी कितनी, वो 30 ही टॉफीज बेचेगा। 30 टॉफीज बेच रहा है, लेकिन कितने में बेच रहा है, 6 रुपए में, तो 1 रुपए में कितनी बेच रहा होगा टॉफीज पर रुपी, नंबर ऑफ टॉफीज डिवाइडेड बाय रुपी। तो नंबर ऑफ टॉफीज कितनी है, 30, और टोटल 30 टॉफीज कितने में बिक रही हैं, 6 रुपए में, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बिक गई, 5 टॉफीज बिक गई, 5 टॉफीज पर रुपी। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये भी है। एक और तरीका है परसेंटेज है। परसेंटेज के केस में वैल्यूज हम खुद से अज्यूम करते हैं, 100 मान लेते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन में बताया गया है कि वो ला रहा था 6 टॉफीज कितने रुपए का खर्चा करने पर, 1 रुपए का खर्चा करने पर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल 100 रुपए थे उसके पास, तो वो टॉफीज कितनी लेके आ पाएगा, 1 रुपए में यदि 6 ला रहा था तो 100 रुपए में नंबर ऑफ टॉफीज कितनी लेके आ जाएगा, वो 600 टॉफीज लेके आ जाएगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि उसे 20% का प्रॉफिट करना है, तो 100 रुपए का खर्चा किया है, 20% का प्रॉफिट करना है, ये उसकी कॉस्ट हो गई। तो सेलिंग कितने में होनी चाहिए, सेल करते टाइम पे उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 100 का 20%, 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी 120 रुपए उसको टोटल मिलेंगे। 120 रुपए में वो टॉफीज कितनी बेचेगा, जितनी खरीद के आएगा उतनी ही तो टॉफीज बेचेगा, 600 टॉफीज। तो एक टॉफी का दाम कितना आ गया, प्राइस आ गई टोटल नंबर ऑफ टॉफीज डिवाइडेड बाय टोटल रुपीज। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज थी 600 डिवाइडेड बाय टोटल 120 रुपए उसको मिले। 12 के टेबल में 60 आ जाता है, 5 बार में 0 से 0 कैंसिल, यानी 5 टॉफीज पर रुपी उसको बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो पाए। ठीक, सो 3 तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखा। पहला तरीका था स्कूल वाला, बिल्कुल कन्वेंशनल तरीका। वहां पे हमने क्या किया, वहां हम 1 टॉफी के दाम पे चले गए। खर्चा था 1 रुपए का, टॉफीज आ रही थी 6, तो 1 टॉफी का दाम कितना आ गया, 1/6। अब इस पे उसको कमाना था कितना, 20% का प्रॉफिट। 100% तो ये खुद था, 20% कमाना है, यानी इस दाम का 120% उसे लेना चाहिए। तो इस दाम का 120% जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वाले दाम में वो बेच रहा है एक टॉफी 1/5 रुपीज में बेच रहा है। 1/5 रुपी में जब एक टॉफी बेच रहा है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, तो 1 रुपी डिवाइडेड बाय एक टॉफी का दाम 1/5, ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नंबर ऑफ टॉफीज जो वो बेच रहा होगा कितनी निकल के आ गई, 5। ये स्कूल वाला तरीका। उसके बाद हमने रेशियो से देखा कि 20% का प्रॉफिट चाहिए था, दैट इज 1/5। 5 पार्ट्स डिनोट करेगा कॉस्ट को, 1 पार्ट डिनोट करेगा प्रॉफिट को, तो 5 और 1 6 डिनोट करेगा सेलिंग प्राइस को। 1 रुपए की जब 6 टॉफी आ रही थी तो 5 रुपए की कितनी आएंगी, 1 रुपए की 6 थी तो 5 रुपए की 30 टॉफी आएंगी। अब क्योंकि 30 टॉफियां खरीद के आया है तो बेचेगा भी 30 ही टॉफी बेच रहा है। लेकिन अब की बार कितने रुपए थे उसके पास, कितने रुपए मिले, 6 रुपए, तो 30 टॉफी बेची उसने 6 रुपए में। 1 रुपए में कितनी टॉफियां वो बेच रहा होगा, 30 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 5 टॉफियां बेच रहा होगा। ये रेशो के तरीके से। और रेशो और स्कूल वाला तरीका नहीं यूज करना, परसेंटेज के कन्वेंशनल तरीके पे या परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग पे जाना है, तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, 100 के बेस पे लिखे जाओ। 1 रुपए की 6 टॉफियां ला रहा था,
तो 100 रुपए पे लिया है, 100 रुपए पे कितनी टॉफियां लाएगा? 600 टॉफियां लाएगा। अब 100 रुपए पे 20% प्रॉफिट कमाना था, ये तो कॉस्ट था, तो 120 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। 120 रुपए में बेचेगा कितनी टॉफी? जितनी खरीद के आया होगा उतनी ही तो बेचेगा। तो 600 टॉफी डिवाइडेड बाय 120 यानी 5 टॉफी वो 1 रुपए में बेच रहा होगा। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹240 a trader loses 4%. In order to gain 10%, he must sell that article for rupees. ठीक, किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 4% घाटा होता है। हमसे पूछा गया है कि कितने रुपए में बेचा जाए ताकि उसे 10% का क्या हो? प्रॉफिट। अब इस टाइप के वो क्वेश्चंस जिनका मैंने जिक्र किया था कि कई बच्चों को समझ नहीं आता कि अब इसको स्टार्ट कैसे करें। फॉर्मूले तो पता है, सारी चीजें पता है, लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो इनको स्टार्ट करने के लिए अगेन अपन जाते हैं उस डायग्राम पे। डायग्राम क्या था? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस या फिर लॉस का परसेंटेज, और ऊपर क्या था? प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट का परसेंटेज। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका कोई जिक्र किया ही नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन में मुझे क्या देके रखा है? सबसे पहली चीज, एक तो देके रखा है लॉस का परसेंटेज, कितना परसेंटेज? 4% का लॉस है। और सेलिंग प्राइस देके रखी हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी देके रखी हुई है? मुझे 240 रुपए। ठीक, क्या ऐसा करने से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं, हम लोग सीख के आए हैं। ठीक है, एक बार मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। अब उनने सेकंड केस की बात करी, इस केस में उसे घाटा नहीं हो रहा है, उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो कॉस्ट प्राइस एक बार मैंने निकाल ली और 10% का प्रॉफिट मुझे पता है कि उसे बुक करना ही है। तो क्या मैं नई वाली सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं कि नई वाली सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं। यानी पहले एक बार मुझे सेलिंग प्राइस से जाना है कॉस्ट प्राइस पे और फिर कॉस्ट प्राइस से वापस जाना है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है। ये तो बात हुई अप्रोच की। अब बात होगी कि इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से कर सकते हैं। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो हो गया स्कूल वाला तरीका। स्कूल वाला तरीका क्या था कि कॉस्ट प्राइस जो भी होगी ये अपने आप में कितना होगी? 100% होगी। कोई भी चीज अपने आप में कितना होती है? 100%। हमें बताया गया क्वेश्चन में कि उसको नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 4% का नुकसान हुआ है। नुकसान किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे कि सेलिंग प्राइस पे? क्रय मूल्य पे कि विक्रय मूल्य पे? क्रय मूल्य पे। तो 100% की कॉस्ट प्राइस थी, लेकिन जब उसने बेचा SP1 पहली बार जब उसने बेचा उसको, तो उसे 4% कम मिला, यानी 96% मिला। किस चीज का 96% मिला? उसे कॉस्ट प्राइस का 96% उसे मिला, जिसकी वैल्यू हमें देके रखी हुई है। कितनी है? 240 रुपए। अब यहां से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 100। 24 के टेबल में एक बार, 24 के टेबल में 4 बार, 4 के टेबल में 100 आ जाता है। कितनी बार में? 25 बार में। 25 ये और ये 0 इधर पे, 25 इंटू 10 कितना? 250। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 250 रुपए की। ठीक, 250 रुपए की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 250 रुपए पे व्यापारी को मुनाफा कमाना है, तो नई सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? सेलिंग प्राइस 2। लेकिन मुनाफा कितने का कमाना है भैया? 10% का कमाना है। किसका 10% होगा? कॉस्ट प्राइस कितनी? 250। 250 का 10% कितना? 25। 25 रुपए का मुनाफा कमाएगा। 250 की चीज थी तो बेचेगा कितने में? 275 रुपए में बेचेगा। ठीक, ये एग्जैक्टली वो है जो कि हम लोग स्कूल में सीख के आते थे। एग्जैक्टली वही चीज है, बस मैंने यहां ब्रैकेट में सीपी रखा है। सीपी नहीं रख करके एक्स रख देते थे। एक्स सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाती 250, उसका 10% और निकाला 25, 250 और 25 275 रुपए में बेच दिया। ये स्कूल वाला तरीका। अब स्कूल वाले तरीके को थोड़ा सा एडवांस किया कुछ कोचिंग्स में। वहां पे तरीका क्या बताया? उनने बताया कि 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसकी वैल्यू देके रखी है हमें 240, क्योंकि हमें बताया ना कि सेलिंग प्राइस है 240 रुपए और 4% का नुकसान हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, इसमें से 4% का नुकसान हो गया, यानी 96% ऑफ कॉस्ट प्राइस
ये बराबर होनी चाहिए किसके, सेलिंग प्राइस के, जिसकी वैल्यू देके रखी हुई कितनी 240। यही चीज बोली है हमें। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है कि वो सेलिंग प्राइस क्या होगी, SP2 बताइए, जहां पे हमें 110% मिले। किसका 110% मिले भैया, कॉस्ट प्राइस का। ये हमें फाइंड आउट करना। तो यहां से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 240 डिवाइडेड बाय 96, यह गई 1% की वैल्यू। और मुझे 1% की नहीं, 110% की वैल्यू चाहिए, तो इधर पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 110। सो अगेन 24 के टेबल में 1 टाइम 4 टाइम, ये 10 हो गया और ये 110 हो गया। 110 इंटू 10 यानी 1100 बटे 4, 1000 बटे 4 हो जाता है 250 और 100 बटे 4 हो जाता है 25। 250 प्लस 25 यानी 275। तो नई सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 275। ये तरीका भी ठीक है, बट अगेन बड़े नंबर्स बन रहे हैं, मुझे बड़े नंबर्स में कैलकुलेशन करना हमेशा पसंद नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन जैसे ही थोड़े बड़े नंबर्स में होगी हमें पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी। और जहां हमें पेन और पेपर की जरूरत पड़ने लगी एग्जाम में, मान लीजिए कि आप स्लो होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ मेंटली कैलकुलेट कर पाएंगे तभी हमारी कैलकुलेशन फास्टेस्ट पॉसिबल हो पाएगी। सो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए भैया, अगर स्लो नहीं करना तो फास्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को। फास्ट करने का तरीका, हमसे बोला है 96% पे बेच रहा है, तो सबसे पहले तो 96% की फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। अब ये कुछ ऐसे परसेंटेजेस हैं जो बार बार यूज होते ही हैं, तो ये हमें याद हो जाना चाहिए। 96% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 24/25। अच्छा, 96% क्या चीज है, सेलिंग प्राइस है, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कंपेयर किसको कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को। किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 25 रुपए और सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी 24 रुपए। और हमें क्वेश्चन में कितनी बताई है सेलिंग प्राइस 240 रुपए। 24 रुपए की असली वैल्यू 240, रेशियो के 24 पार्ट्स की असली वैल्यू 240। इसका मतलब एक पार्ट की असली वैल्यू कितनी 10 और 25 पार्ट्स की असली वैल्यू कितनी 250। कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 250। इस पे 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो 250 का 10% यानी 25 रुपए। तो बेचना कितने में चाहिए, अगेन 275 रुपए। आंसर हमारा निकल के 3 तरीके, एक स्कूल वाला, एक जनरली जो कई बच्चे यूज करते हैं, और एक रेशियो वाला तरीका। तीनों ही आपके सामने हैं, जो आपको अच्छा लगे आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अमित परचेज्ड 13 चेयर्स ऑफ ₹115 ईच। प्रत्येक चेयर 115 की उसने खरीदी है। एंड सोल्ड ऑल एट ₹1220, और सारी की सारी कुर्सियां उसने बेच दी कितने में 1220 रुपए। हमसे पूछा गया है कि इस पूरे व्यापार में लाभ या हानि का मान ज्ञात करें। क्या प्रॉफिट का परसेंट या लॉस का परसेंटेज पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा, एक्चुअल वैल्यू पूछी है। अब क्योंकि एक्चुअल वैल्यू पूछी है तो हमें एक्चुअल नंबर्स के साथ पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहां पे हम रेशियो या परसेंटेज पे रेस्ट्रिक्ट होके नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो अब एक्चुअल नंबर्स पे अगर बात करी जाए तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका कि एक कुर्सी का पहले तो लॉस या प्रॉफिट निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो 13 से, और दूसरा तरीका कि टोटल निकाल करके फिर कैलकुलेट कर लो। सो एक कुर्सी की अगर मैं बात करूं, कॉस्ट प्राइस एक कुर्सी की है 115 रुपए, और नंबर ऑफ चेयर्स, टोटल कुर्सियां कितनी खरीदी है उसने 13। अब जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो सेलिंग प्राइस के केस में 1220 में उसने पूरी की पूरी 13 कुर्सियां बेच दी। तो एक कुर्सी का दाम निकालने के लिए मुझे 1220 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 13 से। अब क्योंकि 13 के टेबल में 122 आता ही नहीं है, तो ये डिवीजन करने का कहीं से कहीं तक कोई सेंस बनता नहीं है। जबरनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हम क्यों करें। सो ये ना करके क्या करें, एक कुर्सी का दाम दिया है, टोटल 13 कुर्सियां हैं, तो टोटल 13 कुर्सियों का दाम निकाल लेते हैं। तो 13 कुर्सियों का दाम कितना होगा 115 इंटू 13, 115 इंटू 13
यानी टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी, 100 इंटू 13 कितना हो गया 1300, 10 इंटू 13 130, 1300 और 130 1430। अब 5 इंटू 13 होता है 65, 1430 और 65 1495। तो 1495 रुपए की उसकी सारी कुर्सियां आई, और सारी की सारी कुर्सियां क्वेश्चन में हमें बता के रखा है बेची कितने में है, 1220 में। साफ दिख रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस, जो कि निकल के आता है 275 रुपए। तो 275 रुपए का लॉस निकल के आता है। क्लियर है। एक कुर्सी पे क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि 1220 13 से डिवाइड नहीं हो रहा था। हो रहा होता तो शायद कर लेते, बट फिर भी मैं सलाह इसलिए नहीं देता क्योंकि एक बार आप कैंसिल कर रहे हो, फिर डिफरेंस निकाल रहे हो, फिर वापस 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इससे अच्छा सीधा सीधा एक बार 13 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, एक कैलकुलेशन तो बच ही रही है ना। सो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में या हर टाइप के क्वेश्चन में कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए, कैलकुलेशन जितना मिनिमलिस्टिक कर सके उतनी कम करें। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट रुपीज 1630 is same as the loss incurred by selling the article for rupees 1320. What is the cost price? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन लॉजिक वाला क्वेश्चन है इसलिए इंटरेस्टिंग है। अब लॉजिक क्या क्या लग सकते हैं इसमें, एक से दो लॉजिक्स पे हम बात करेंगे। एक स्कूल वाले तरीके पे बात करते हैं, और एक जो हमने इतने ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो क्लासेस चल रही हैं जो सीखा है उसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्कूल वाला तरीका क्या है, स्कूल वाला तरीका कहता है कि भैया कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं। आपसे बोला गया जब कुर्सी को 1630 रुपए में बेचा गया तो जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो सेलिंग प्राइस देके रखी है 1630, इसमें से अगर कॉस्ट प्राइस को मैं माइनस करता हूं यानी एक्स को, तो ये वैल्यू निकल के आती है किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर। ठीक है। और एक और चीज क्वेश्चन में बोल के रखी है, जो प्रॉफिट हमने कमाया है वो बराबर है सेम एज कब, हानि के, कब, जब 1320 में इस आर्टिकल को बेचोगे। यानी कॉस्ट प्राइस तो चेंज नहीं हुई, एक्स की एक्स है। सेलिंग प्राइस 1630 से घटा करके अगर 1320 कर देता हूं तो मुझे घाटा होगा, घाटा होगा यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बड़ी होगी। और घाटा कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस कितनी, 1320 की। तो यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है ये लॉस के बराबर है। हमसे बोला गया है कि इस केस में जितना प्रॉफिट हो रहा है इस केस में उतना ही लॉस हो रहा है। तो न्यूमेरिकली यानी वैल्यू वाइज जितने रुपए का फायदा इधर है, इधर पे उतने ही रुपए का लॉस है। यही क्वेश्चन बोल रहा है। सो जैसे ही हम इसे सॉल्व करते हैं, माइनस का एक्स उधर जाके प्लस हुआ और माइनस का 1320 इधर पे जाकर के ऐड हुआ। तो 2x बराबर 1300 और 1600 यानी कि 2920 और 30 यानी कि 50। 2x की वैल्यू 2950, तो x की वैल्यू कितनी 2950 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1475। तो x यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आ गई, 1475 रुपए की कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। ठीक है। लेकिन ये तो स्कूल वाला तरीका हुआ। अब हमने क्लास 1 से अभी तक कोशिश यही करी कि किस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम लोग सॉल्व कर सके। क्या ऐसा पॉसिबल तरीका होगा कि क्वेश्चन को बिल्कुल ही बिना पेन छुए सॉल्व किया जा सके। सो आइए एक उस तरीके के बारे में भी बात करते हैं। अगेन नंबर लाइन से समझिए, नंबर लाइन की जरूरत कोई है नहीं, बट सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि असली में क्या हो रहा है मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। जिसको डायरेक्ट समझ में आता हो बिल्कुल नंबर लाइन ड्रॉ ना करें। नंबर लाइन अब नेगेटिव की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कुछ भी माइनस में नहीं है, सब पॉजिटिव ही है। तो 0 से लेकर के ये रही इंफिनिटी तक हमारी नंबर लाइन। ठीक, इंफिनिटी तक है तो ऐसी नंबर लाइन बनेगी, ये नंबर लाइन है। बीच में कहीं पे आनी चाहिए हमारी कॉस्ट प्राइस। कितनी है कॉस्ट प्राइस, यही तो निकालना है, यही तो सवाल है, पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। ठीक है, हमें बोला कि 1630 रुपए में बेचने पे फायदा हो रहा था।
फायदा हो रहा था, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी थी। ये हमने क्लास 1 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस कर चुके हैं कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी तो फायदा होगा, जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी तो नुकसान होगा। तो 1630 रुपए में चीज को बेचने पे फायदा हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बड़ी है। बड़ी है तो नंबर लाइन के प्रिंसिपल के हिसाब से कॉस्ट प्राइस के राइट हैंड की तरफ में आनी चाहिए। तो जब सेलिंग प्राइस 1630 रुपए की थी तो हमें कुछ फायदा हो रहा था, और वो फायदा कितना हो रहा था, वो फायदा हो रहा होगा इसके बराबर। ये हिस्सा जितना भी है इस हिस्से के बराबर का फायदा हो रहा है, क्योंकि इतने रुपए तो खर्चा करके मैंने वो चीज खरीदी ही थी। जब बेच रहा हूं इतने का तो उसमें से इतना मेरी रिकवरी हो जा रही है, इतना मेरे को मिल जा रहा है, ये हिस्सा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये मेरा फायदा। यहां तक साथ में। केस नंबर 2 कह रहे हैं कि अगर उसी चीज को आप बेच देते हो, कितने में बेचते हो, 1320 रुपए। सेलिंग प्राइस यदि हमारी 1320 रुपए की होगी तो हमें नुकसान होगा। नुकसान होगा यानी कि ये वाली सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगी, छोटी या बड़ी, छोटी होगी। तो छोटी होगी तो नंबर लाइन के हिसाब से ये 1320 वाला जो नंबर है ये इस नंबर से उल्टे हाथ की तरफ आना चाहिए, राइट। सो हमें एक चीज बताई कि ये जो नुकसान हो रहा है और ये जो प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। यानी अगर ये हिस्सा x है तो ये हिस्सा भी क्या होगा, x। तो टोटल इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस कितना आ गया, 2x का। और असली में 1630 और 1320 इसका डिफरेंस कितना होता है, 310 का। तो 2x की वैल्यू 310 है, यानी कि x की वैल्यू कितनी, 300 का आधा 150 और 10 का आधा 5, यानी 155 रुपए। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब चाहो तो 1320 में x को प्लस करो और कॉस्ट प्राइस निकाल लो, या चाहो तो 1630 में से x को यानी 155 को माइनस कर लो और कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अगेन माइनस करने से ज्यादा प्लस करना सिंपल होता है, तो प्लस कर लेते हैं। 1300 और 100 यानी 1400, 20 और 50 यानी 70 और 5, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई 1475 रुपए। ये डायग्राम आई प्रॉमिस यू आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। हाँ, अगर आप अभी प्रैक्टिस के टाइम पे इसको एम्पल टाइम समझ लें कैसे हम इसे यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। सो ऑल यू हैव टू डू इज इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, जो कि ओरली हम कर सकते हैं 310, और हमें पता है ये प्रॉफिट और लॉस जो कि दोनों बराबर हैं उनके सम के बराबर है। तो ये डिफरेंस का अगर मैं आधा कर दूंगा तो मेरा लॉस भी उतना है और मेरा प्रॉफिट भी उतना है। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, या फिर 1320 में अगर लॉस को प्लस करूंगा तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो 155 वाला फिगर 1320 में अगर प्लस करते हो तो 1475 आएगा, या फिर 155 वाला फिगर अगर 1630 में से माइनस करते हो तो भी 1475 का फिगर आंसर में आ जाएगा। क्लियर है? आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ अ बनाना कॉस्ट्स रुपीज 1.25 and apples cost rupees 1.75, what will be the cost of 2 dozen of banana and 3 dozen of apple? यानी एक केला 1 रुपए 25 पैसे का है और एक एप्पल 1 रुपए 75 पैसे का है। तो हमसे बोला गया है कि पूरे 2 दर्जन केले और 3 दर्जन एप्पल अगर हम मार्केट से खरीद के आएंगे तो कितने रुपए का खर्चा करेंगे। सो अगेन गेटिंग बैक टू स्कूल वाला तरीका। स्कूल वाला तरीका क्या है कि एक केला था 1.25 का, और एक डजन में कितने केले होते हैं, 12। कितने डजन केले लेके आया, 2 डजन। तो नंबर ऑफ, यहां प्राइस और यहां नंबर, प्राइस है 1.25, नंबर कितना है 2 डजन यानी 24 केले। तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना किया होगा, 24 का मल्टीप्लीकेशन करना है किसमें, 1.25 में। अब मजे की चीज, 24 का मल्टीप्लीकेशन शायद मैंने नहीं सिखाया, लेकिन मैंने 25 का मल्टीप्लीकेशन आपको जरूर सिखाया। तो 24 इंटू 1, ये तो 24 आ जाएगा। 25 इंटू 24 करना है तो 24 में मल्टीप्लाई मत करो। 24 4 के टेबल में कितनी बार में आ जाता है, 6 बार में। तो 25 इंटू 24 6 बार 100 देगा, यानी 600 देगा। 600 आ गया, लेकिन पॉइंट 2 डिजिट के बाद है तो 600 में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो।
तो 6.00, तो 24 इंटू 1 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 यानी 30 रुपीज का खर्चा यहां पे हुआ। क्लियर? क्या लाने में? सिर्फ बनानास लाने में। अब लाइकवाइज अगर हम एप्पल्स की बात करें तो एक एप्पल आ रहा था 1.75 और कितने एप्पल्स ले रहे थे भैया? हम 36 एप्पल्स ले रहे थे। तो 36 इंटू 1 36 रुपीज का खर्चा तो ये हो रहा है। अब 0.75 इंटू 36, अब जैसे कि हमने 25 का एक सिंपल सा तरीका सीखा था मल्टीप्लीकेशन का कि 25 जो है हर 4 बार में 100 दे देता है, उसी तरह 75 जो है वो 3 इंटू 25 होता है। तो ये 75 हर 4 बार में 3 बार 100 देता है, 3 बार 100 यानी कि 300 दे देता है। तो 75 से भी मल्टीप्लाई करना सिंपल हो जाता है। 75 36 में 4 कितनी बार है? 9 बार, तो 9 बार 300 देगा, 9 बार 300 यानी कितना? 9 तिया 2700, 2700 लेकिन डेसिमल कितना? 2 डिजिट के बाद, तो 27.00, तो 0.75 इंटू 36 हो गया 27 और 36 इंटू 1 हो गया 36, 36 प्लस 27 इसकी वैल्यू आ जाती है 63। तो टोटल एप्पल्स में खर्चा कितना हो गया? 63 रुपए का। टोटल बनानास में खर्चा कितना हो गया? 30 रुपीज का। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 93 रुपीज का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये रहा हमारा आंसर चमचमाता। ठीक, लेकिन अब एक अहम सवाल जो मन में आना चाहिए वो ये है कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप भी मानते हो मैं भी मानता हूं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 0.25 और 0.75 जैसे कुछ मैजिकल नंबर्स थे जिनका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होता है। मान लो इतने सिंपल नंबर्स नहीं होते तो भी क्या हम ऐसे मल्टीप्लाई करते बैठते? 1.78 या कुछ भी ऊटपटांग सा नंबर होता है उसको 24 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये भी कोई ऊटपटांग नंबर है उसको 36 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, इस तरीके से आंसर निकालते हैं। सोच के देखिए उसमें हमारा कितना टाइम वेस्ट हो सकता था। सो इस क्वेश्चन को करने का और क्या तरीका हो सकता है? अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने एक टॉपिक सीखा था जिसका नाम था एवरेजेस, औसत। हम एवरेजिंग करके भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं भैया। भैया बनाना एक कैटेगरी है और एप्पल दूसरी कैटेगरी। बनाना के कितने डजन है? 2 डजन है। और एप्पल के कितने डजन है? 3 डजन है। ठीक, हर एप्पल 1.75 लेके आया है। अब यहां पे मैं एक्चुअली नंबर 24 और नंबर 36 इनके साथ क्यों नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इनके डजन्स के साथ क्यों जा रहा हूं? क्योंकि हमने वेटेड एवरेज पढ़ते समय एक चीज सीखी थी कि जब भी हमें वेटेड एवरेज निकालना होए तो हमें कितने केले और कितने एप्पल ले रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा कि जितने भी केले लिए हैं 24 और जितने भी एप्पल लिए हैं 36, इन दोनों के बीच का रेशो क्या है, इन दोनों के बीच का रेशो क्या है, जो कि कितना है? 2:3। 2:3 का रेशो है। अभी फिलहाल मुझे इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा कि 2 दर्जन केले थे और 3 दर्जन एप्पल थे। मैं सिर्फ रेशो लेके चल रहा हूं, 2:3 का था, यानी हर 2 केले पे 3 एप्पल मैं खरीद के ला रहा हूं। ठीक, तो एक एप्पल था 1.75 का और एक केला था 1.25 का। ठीक है, यहां पे हर एप्पल एक्स्ट्रा लेके आया है, ज्यादा लेके आया है। कितना ज्यादा लेके आया है? 1 रुपए, तो 1 रुपए दोनों जगह है। इधर 75 पैसे, इधर 25 पैसे। 75 पैसे में से 25 पैसे गया, यानी कितना? 50 पैसे हर एप्पल ज्यादा ला रहे हैं। कितने एप्पल ला रहे हैं? 3 एप्पल। 3 एप्पल 50 पैसे यानी 150 पैसे ला रहे हैं, जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 150 पैसे नहीं आता तो सबका एवरेज 1.25 का हो जाता, लेकिन ये 150 पैसे 2 केले और 3 एप्पल में बराबरी से बटेंगे। तो 150 पैसे यानी 150 5 लोगों में, 2 बनानास और 3 एप्पल 5 लोगों में बराबरी से बटेगा, यानी हर व्यक्ति को 30 पैसे मिलेगा। तो 1.25 का एवरेज हो जाता अगर ये भी 1.25 लाते, लेकिन क्योंकि ये 1.75 लाए हैं तो एवरेज प्राइस 2 बनाना और 3 एप्पल की एवरेज प्राइस कितनी निकल के आ रही है? 1.55।
यानी हर फ्रूट, अब केला नहीं, एप्पल नहीं, हर फ्रूट 1 रुपए 55 पैसे का है। अब आता है क्वेश्चन कि मैं टोटल फ्रूट कितना ला रहा हूं। टोटल फ्रूट में ला रहा था 2 दर्जन ये और 3 दर्जन ये, 2 और 3 5 दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 5 दर्जन में कितने 12 पंजे 60। हर फ्रूट है 1.55 की एवरेज प्राइस का और टोटल फ्रूट्स कितने में लेके आया 60, तो 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब एक ये जीरो कैंसिल, इधर से पॉइंट हटाया, इधर पे लगाया, 15 छंग 90 और 0.5 इंटू 6 3, 90 और 3 कितना 93। यानी टोटल प्राइस जो इस पूरे ट्रांजैक्शन में मेरे को खर्च करनी पड़ी होगी वो कितनी रुपए आ गई 93 रुपीज की। सो जिसने भी एवरेजेस ढंग से नहीं पढ़ा, आप लोग प्लीज वापस एवरेजेस देखिए, सीखिए क्या कॉन्सेप्ट्स थे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स अब लगना चालू हो गए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था रेशियो, एवरेजेस, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, ये इस पूरे सिलेबस की लैंग्वेज का काम करेंगे। सो अगर हमने इन टॉपिक्स को अच्छे से होन कर लिया, इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, तो बिलीव मी सारे टॉपिक्स बहुत सिंपल हो जाएंगे। और अगर इन टॉपिक्स को ढंग से नहीं समझा तो बहुत मुश्किल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन स्टार मार्क्ड है, यानी प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन आया है या यही क्वेश्चन आया होगा, हो सकता है कुछ नंबर्स ऊपर नीचे करे गए हैं। अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट if the cost price and the selling price both are reduced by 100 rupees, then he will gain 5% extra profit. Find the cost price of the article. एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को 20% के लाभ में बेचता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए से घटा दे तो उसको लाभ 5% अधिक होगा, यानी 20% की जगह कितने परसेंट का होगा 25% का लाभ होगा। हमसे पूछा है उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगेन मल्टीपल तरीकों से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक स्कूल वाला तरीका देखें अगर, तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस जो भी होगी अपने आप का कितना होगी 100% होगी। तो जब ओरिजिनली वो बेच रहा था, तो ओरिजिनली बेच रहा था सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा था 20% के प्रॉफिट में, यानी 120% किस चीज का कॉस्ट प्राइस का इतने पे बेच रहा होगा। अब किया क्या उसने 100 रुपए दोनों कम कर दिया, तो 100% कॉस्ट प्राइस, इसमें से 100 रुपए कम हो गए और 120% कॉस्ट प्राइस, इसमें से भी 100 रुपए कम हो गए। अब ऐसा करने पर ये पूरी जो कॉस्ट आ गई, इस पूरी कॉस्ट का 125% है ये पूरी सेलिंग प्राइस, यानी इस पूरी का अगर मैं 125% निकालूं तो वो बराबर हो जाएगा इस वाली सेलिंग प्राइस की। ये स्कूल वाला तरीका है। सीपी को x मान लेते तो 100% ऑफ x माइनस 100, 120% ऑफ x माइनस 100, इस पूरे का 125% निकालोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। ये स्कूल वाला तरीका चल रहा है हमारा। सो अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 125% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी 5/4, तो 5 टाइम्स 100% सीपी यानी सीपी माइनस 100 और अपॉन का 4 उधर जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो इधर पे आ जाएगा 4 टाइम्स 120%, 120% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 6/5 ऑफ सीपी माइनस 100। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 टाइम्स 6 इज 24/5 सीपी और 4 टाइम्स 100 इज 400, यहां पे 500 माइनस का 500 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये चीज इधर पे आके माइनस हो जाएगी। तो 5 टाइम्स सीपी माइनस 24/5 टाइम्स सीपी इज इक्वल्स टू 500 उधर गया माइनस का 400 यानी कि इज इक्वल्स टू 100। 5 5 से 25, 25 में से 24 गया तो सीपी बाय 5 इज इक्वल्स टू 100। यहां से अगर कॉस्ट प्राइस निकाली जाए तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ रही है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 5 जाके मल्टीप्लाई हुआ 500। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 500 रुपए। एंड हमसे बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, जो कि कितनी आ रही है 500 रुपए। ये तरीका है कैप का।
स्कूल का, जहां स्टेप्स के मार्क्स मिलते थे, यहाँ पे लगभग आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप कि मैं स्टेप्स करना भूला नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए ये प्रेफरेबल तरीका बिल्कुल नहीं है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करा जा सकता है? हमें बताया गया है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट को कंपेयर किया गया किससे? कॉस्ट प्राइस से। दैट सिंपली मीन्स कि कॉस्ट प्राइस यदि 5 रुपए की थी तो मुझे प्रॉफिट हुआ था कितने का? 1 रुपए का, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने की रही होगी? 6 रुपए की, राइट। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका जो रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 5:6 का। बाद का केस इसने बताया हमको कि 5% प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कितना हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि चीज बेची कितने में जा रही है? 5 रुपए में। तो बाद का जो रेशियो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4:5। अब दो रेशियोज हैं, ये ओरिजिनल रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। दो रेशियोज हैं, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है। जरूरी कंडीशन क्लास फर्स्ट, दो रेशियोज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपेयर करना है। जरूरी कंडीशन दोनों का बेस कैसा होना चाहिए? सेम। बेस सेम कैसे बनेगा? वो वैल्यू जो असली में जिस भी स्टेट में हो, से रेशियो वाइज भी वैसा कर लो तो ऑटोमेटिकली बेस सेम हो जाएगा। असली में हुआ क्या है? असली में कॉस्ट प्राइस में से भी 100 रुपए कम कर दिए और सेलिंग प्राइस में से भी 100 रुपए कम कर दिए। तो भाई एक बात बताओ, अगर 250 रुपए की चीज थी, मान लेते हैं 250 रुपए की चीज थी, 300 रुपए में बेच रहे थे, प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपए का। आपने कॉस्ट प्राइस कम कर दी 100 रुपए, 250 में से 100 रुपए कम हुआ 150, और सेलिंग प्राइस भी कम कर दी 100 रुपए, 300 में से 100 रुपए कम हुआ, कितना हो गया? 200। तो 150 और 200 इसके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? अभी भी कितना आ रहा है? 85 रुपए का। यानी प्रॉफिट पहले भी 50 रुपए का हो रहा था और प्रॉफिट अभी भी कितने का हो रहा है? 50 ही रुपए का हो रहा है। यही तो रेशियो में सीखते आए थे। कोई भी दो नंबर होंगे, दोनों में अगर सेम वैल्यू ऐड कर रहे हो या सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता। सो वही चीज तो यहां पे भी हम लगा रहे हैं कि भैया एक कॉस्ट प्राइस थी, एक सेलिंग प्राइस थी, दोनों को 100 रुपए से कम कर दिया तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। रेशियो वाइज अगर डिफरेंस सेम है, यानी दोनों रेशियो सेम बेस पे हैं, डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं। अगर रेशियो वाइज डिफरेंस सेम नहीं है तो पहले डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। तो 5 और 6 इसका डिफरेंस है 1, 4 और 5 इसका भी डिफरेंस है 1, क्योंकि डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट डिफरेंस सेम है, यानी दोनों रेशियोज का बेस सेम है। अब पहले सेलिंग प्राइस 6 थी, अब हो गई है 5, कम कितनी हो गई? एक पार्ट। और असली में कम कितना किया था? 100 रुपए। असली में कम कितना किया था? 100 रुपए। तो रेशियो के एक पार्ट की वैल्यू 100 रुपए है, यानी ये रेशियो का बेस आ गया। और हमसे पूछा है उस आर्टिकल की असली कॉस्ट प्राइस बताओ। तो असली कॉस्ट प्राइस क्या थी? 5 पार्ट्स थी, तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 5 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी 500 रुपए। समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल पहली क्लास के ही हमने सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे लगे हैं, है ना। सो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्लास 1 ऑनवर्ड्स सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक चेन के जो एक लिंक होता है, वैसे वैसे हमने सारे टॉपिक्स पढ़े एंड लास्ट में आते आते होना यह है कि वो सारे लिंक जुड़ते चले जाएंगे और एक चेन बन जाएगी। सो अगर आपका एक भी लिंक वीक है तो आपकी चेन नहीं बन पाएगी, आपको पूरा सिलेबस नहीं समझ में आ पाएगा। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल सिलेबस आपको पहले टॉपिक से ही ध्यान से देखना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगेन ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ एट अ लॉस ऑफ 6%, द सेलर गेट्स ₹6 मोर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑल्दो आप इसको 2-3 तरीकों से कर सकते हो, लेकिन अगर लॉजिक समझ में आ चुका है अभी तक आपको, जो नंबर लाइन का मैं बता रहा हूं, तो उससे बाहर जाने की कोई जरूरत है नहीं, उससे बाहर जाने की 1 भी % की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है ये 0 है, ये इंफिनिटी है, यहां पे कहीं पे आ रही होगी कॉस्ट प्राइस। हमें बोला गया है कि पहली बार जब बेच रहा था तो 6% के प्रॉफिट पे बेचा, तो SP1
यहां पे ये जो प्रॉफिट उसको हो रहा है, ये वाला जो प्रॉफिट हो रहा है ये है कितना, 6%। किस चीज का परसेंटेज होगा, कॉस्ट प्राइस का, यानी इस परसेंटेज का बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 6% की हानि की जगह पे 6% के लाभ में बेचता है, तो पहले वो 6% की हानि में बेच रहा होगा, यानी सेलिंग प्राइस जो पहली थी वो कम रही होगी, सेलिंग प्राइस जो बाद वाली है वो ज्यादा रही होगी। तो पहले उसे 6% की हानि हो रही थी, इस परसेंटेज का बेस क्या था, कॉस्ट प्राइस। और दूसरी बार 6% का जब लाभ हुआ, इसका भी बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि दोनों परसेंटेजेस का बेस्ड कॉस्ट प्राइस ही है, डायरेक्टली इनके बीच में हम लोग कोरिलेशन निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का 6% कम था और कॉस्ट प्राइस से 6% ज्यादा हो गया, यानी इधर पे उसको कॉस्ट प्राइस का 94% मिल रहा था, 94% मिल रहा था कॉस्ट प्राइस का, और इधर पे उसको कॉस्ट प्राइस का 106% मिल रहा है। तो उसे इफेक्टिवली ज्यादा कितना मिला, 12%। किस चीज का 12% ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस का 12% ज्यादा मिल रहा है। और कॉस्ट प्राइस के 12% न्यूमेरिकली नंबर के अनुसार 6 रुपए के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस का 12% 6 रुपए के बराबर है। 6 से काटा एक बार, 6 से काटा 2 बार, तो 2% 1 रुपए है। 2% यदि 1 रुपए है तो 100% कितना होगा, 100% सीपी कितना होगा, 50 रुपए। आधा ही तो है, 2% का आधा होता है ना एक, तो 100 का आधा कितना, 50 रुपए उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस रही होगी। सिंपल, ज्यादा सोचना ही नहीं इस क्वेश्चन में। और आप चाहें तो अज्यूम भी कर सकते थे कि आप मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए है तो वो 106 में बेचता और 194 में बेचता। डिफरेंस कितने का आता, 12 रुपए का डिफरेंस आता, लेकिन असली में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 रुपए का आ रहा है। तो हमने जो अज्यूम किया था 12, उसकी असली वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो अज्यूम किए हुए एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/12 यानी 1/2। एक पार्ट की वैल्यू 1/2 है, तो 100 रुपए हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम करी थी, तो 100 का 1/2 यानी 50 रुपए उसकी कॉस्ट रही होगी। इसी चीज को ओरली भी करा जा सकता है। क्लियर है। सो इसी के साथ हम ये वाला सेशन वाइंड अप करेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे अगले सेशन में। थैंक यू क्लास।